नमस्ते। आज हम चैप्टर 8 मेटाबॉलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं। कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं वो ताकत में कैसे बदलता है? या हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स का आखिर होता क्या है? इन सारे सवालों का जवाब है मेटाबॉलिज्म। ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाली हजारों केमिकल रिएक्शंस का एक पूरा नेटवर्क है। इस चैप्टर में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर यूनिट 2 मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, उसके बाद यूनिट 3 मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स और आखिर में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के जरिए इन सबसे असली एनर्जी कैसे बनती है। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो है इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट पाथवेज। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी फ्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स की। जब हम रोटी, चावल या कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारा शरीर उसे कैसे तोड़ता है और कैसे उससे फ़ौरन इस्तेमाल करने लायक एनर्जी बनाता है, यही सब हम इस सेक्शन में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल मॉलिक्यूल है। मतलब ज्यादातर रास्ते या तो ग्लूकोज से शुरू होते हैं या फिर ग्लूकोज पर ही आकर खत्म होते हैं। ये हमारे शरीर का एक यूनिवर्सल फ्यूल है, खासकर हमारे ब्रेन के लिए, जो लगभग पूरी तरह से इसी पर निर्भर रहता है। अब जरा इस फ्लोचार्ट को देखिए, रिलेशनशिप ऑफ ग्लूकोज टू मेजर पाथवेज। ये दिखाता है कि ग्लूकोज कितना जरूरी है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए हमारा शरीर उसे ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लेता है, और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजेनेलाइसिस से वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूट जाता है। नीचे देखिए ग्लाइकोलिसिस। ये वो रास्ता है जिससे ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। और ग्लाइकोलिसिस की परिभाषा क्या है? ये कहता है द ग्लाइकोलिटिक pathway is a sequence of 10 enzyme catalyzed reactions that converts glucose into pyruvate with the simultaneous production of ATP। इसका मतलब है ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स का एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है और साथ ही साथ ATP यानी एनर्जी भी बनती है। तो चलिए ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को समझते हैं। देखिए, इसके 2 मेन स्टेज होते हैं। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और दूसरा है एनर्जी जनरेशन फेज। पहले हम बात करेंगे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की, जिसमें स्टेप 1 से 5 आते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस फेज में एनर्जी खर्च होती है। स्टेप 1 है फॉस्फोरिलेशन। इस स्टेप में होता यह है कि ग्लूकोज के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ग्लूकोज सेल के अंदर फंस जाए, मतलब ट्रैप हो जाए और बाहर ना निकल सके। इसके बाद आता है स्टेप 2 और 3। इन स्टेप्स में मॉलिक्यूल में कुछ बदलाव किए जाते हैं और एक और ATP खर्च होता है। खासकर स्टेप 3, जिसमें PFK1 एंजाइम काम करता है, ये बहुत ही जरूरी है। इसे ग्लाइकोलिसिस का कमिटेड स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस की रफ्तार तय करता है। अब आते हैं स्टेप 4 पर, क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें जो हमारा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो एल्डोलेज एंजाइम की मदद से 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। और आखिर में स्टेप 5 आइसोमराइजेशन ऑफ DHAP। इसमें जो 2 मॉलिक्यूल बने थे उनमें से एक को दूसरे में बदल दिया जाता है, ताकि आगे की रिएक्शन के लिए हमारे पास एक ही तरह के 2 मॉलिक्यूल मौजूद हों। चलिए अब हम ग्लाइकोलाइसिस के दूसरे फेज पर आते हैं, यानी एनर्जी जनरेशन फेज। इस फेज में, जैसा कि नाम से जाहिर है, एनर्जी बनती है। स्टेप 6 ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। यहाँ पहली बार ऑक्सीडेशन होता है और हमें NADH मिलता है, जो बाद में और भी एनर्जी देगा। आप इसे एक तरह का एनर्जी का चेक समझ सकते हैं। इसके बाद है स्टेप 7 सिंथेसिस ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट प्रोड्यूसिंग ATP। यहाँ हमें अपना पहला ATP का मॉलिक्यूल मिलता है सीधे सीधे। इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फिर आते हैं स्टेप 8 और 9 पर। स्टेप 8 है आइसोमराइजेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट और स्टेप 9 है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। इन दोनों स्टेप्स में मॉलिक्यूल को फिर से थोड़ा रीअरेंज किया जाता है और उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है। ऐसा करने से वो एक बहुत हाई एनर्जी वाले कंपाउंड PEP यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में बदल जाता है। ये सब तैयारी है आखिरी स्टेप के लिए। और ये है ग्लाइकोलाइसिस का आखिरी स्टेप, स्टेप 10 सिंथेसिस ऑफ पाइरुवेट प्रोड्यूसिंग ATP। इसमें वो जो हाई एनर्जी वाला पेप मॉलिक्यूल बना था वो टूटता है और हमें एक और ATP देता है। ये तीसरा और आखिरी इररिवर्सिबल स्टेप है।
अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट लैक्टेट में बदल जाता है। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं, एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। यहाँ एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में कितनी एनर्जी मिलती है उसका हिसाब है। पहले एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं। इसमें एटीपी कंज्यूम्ड यानी खर्च हुए 2 और एटीपी प्रोड्यूस्ड यानी बने 4, तो नेट गेन हुआ 4 - 2 = 2 एटीपी। अब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं। इसमें भी 2 एटीपी खर्च हुए और 4 बने, तो नेट गेन 2 एटीपी का तो हुआ ही, लेकिन साथ में 2 NADH भी बने। ये 2 NADH बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर 6 ATP और बनाते हैं। तो एरोबिक कंडीशन में टोटल नेट गेन हुआ 2 + 6 = 8 ATP। तो साफ है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी कहीं ज्यादा बनती है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब हम सेल के मेन पावर प्लांट में आ गए हैं, TCA साइकिल। इसे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये वो सेंट्रल पाथवे है जहां कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सभी से मिलने वाला फ्यूल आकर जलता है। ये पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। रिएक्शन 1 है सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट फ्रॉम एसिटाइल कोए एन ऑक्सैलोएसिटेट। इसमें ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ पायरुवेट पहले एसिटाइल कोए में बदलता है और फिर ये एसिटाइल कोए ऑक्सैलोएसिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है। इसके बाद रिएक्शन 2 आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट। फिर रिएक्शन 3 ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट। इस स्टेप में पहली बार CO2 निकलती है और एक NADH बनता है। और रिएक्शन 4 ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोए। यहाँ एक और CO2 निकलता है और एक और NADH बनता है। चलिए अब क्रेब्स साइकिल के बाकी स्टेप्स को पूरा करते हैं। रिएक्शन 5 है क्लीवेज ऑफ सक्सिनल कोए टू सक्सिनेट। ये स्टेप खास है क्योंकि यहाँ GTP बनता है जो ATP के बराबर ही एनर्जी करेंसी है। इसके बाद है रिएक्शन 6 ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। यहाँ एक अलग तरह का एनर्जी मॉलिक्यूल FADH2 बनता है। फिर है रिएक्शन 7 हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट। इसमें पानी का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है और फ्यूमरेट मैलेट में बदल जाता है। और आखिर में रिएक्शन 8 ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएसिटेट। इस स्टेप में मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है जिससे तीसरा और आखिरी NADH बनता है और साथ ही ऑक्सैलोएसिटेट वापस बन जाता है। ये वही ऑक्सैलोएसिटेट है जो फिर से एक नए एसिटाइल कोए को पकड़कर साइकिल को दोबारा शुरू कर सकता है। तो हमारा शरीर एनर्जी बनाता तो है, पर उसे मैनेज कैसे करता है? इसके लिए बाईं ओर देखिए, ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजेन हमारे शरीर का ग्लूकोज का गोदाम है। जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो ग्लाइकोजीनेसिस प्रक्रिया से उसे ग्लाइकोजेन बनाकर लिवर और मसल्स में स्टोर कर लिया जाता है। और जब एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजेनोलिसिस से उसे वापस तोड़कर ग्लूकोज बना लिया जाता है। अब दाईं ओर देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के 2 मेन हार्मोनल बॉस हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है और उसे सेल्स में और ग्लाइकोजन में स्टोर करवाता है, जबकि ग्लूकागॉन इसका ठीक उल्टा करता है। जब ब्लड ग्लूकोज कम होता है तो ये ग्लाइकोजन को तोड़वाकर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। जब कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट सिस्टम खराब हो जाता है तो कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ओबेसिटी और डायबिटीज मेलिटस। इन बीमारियों की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब दाईं ओर के फ्लोचार्ट को देखिए, द 3 स्टेजेस ऑफ कैटाबोलिज्म। ये एनर्जी प्रोडक्शन की पूरी कहानी को बहुत सरल तरीके से बताता है। स्टेज 1 में बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट अपने छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूटते हैं। स्टेज 2 में ये सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स एक कॉमन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए में बदल जाते हैं। और स्टेज 3 में ये एसिटाइल कोए हमारे TCA साइकिल वाले पावर प्लांट में जाता है और पूरी तरह जलकर बहुत सारी एनर्जी यानी ATP बनाता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? इसका जवाब है लिपिड मेटाबॉलिज्म पाथवेज। इसके लिए हमारे पास है लिपिड्स यानी फैट, जो हमारे शरीर का सबसे घना एनर्जी का खजाना है। चलिए अब यूनिट 2 मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स शुरू करते हैं। लिपिड हमारे शरीर के वजन का लगभग 15 से 20% होते हैं और ये हमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से दोगुनी से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं, पूरे 9 कैलोरी प्रति ग्राम।
इन्हें खून में ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन के साथ मिलाकर लाइपोप्रोटीन बनाया जाता है। अब बात करते हैं लाइपोलिसिस की, जिसका मतलब है फैट का टूटना। ये प्रक्रिया हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नाम के एंजाइम से होती है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन जैसे हार्मोन्स इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे फैट, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटना शुरू हो जाता है। जब फैट टूटता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनते हैं। ग्लिसरॉल लिवर में जाके ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन असली एनर्जी का सोर्स है फैटी एसिड्स, जिनमें 95% एनर्जी होती है। इन फैटी एसिड्स को जलाने के लिए यानी बीटा ऑक्सीडेशन के लिए इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाना होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली इन्हें आसानी से अंदर नहीं आने देती। यहीं पर काम आता है कार्निटीन शटल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो फैटी एसिड्स को पकड़कर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचाता है, जहां बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया 4 स्टेप्स की एक साइकिल में चलती है। हर साइकिल में फैटी एसिड की लंबी चेन से 2 कार्बन का एक टुकड़ा एसिटाइल CoA के रूप में काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, फिर से ऑक्सीडेशन और क्लीवेज होता है, जिससे हमें FADH2 और NADH भी मिलते हैं। अब जरा फैट से मिलने वाली एनर्जी का हिसाब देखिए, ये सच में कमाल का है। एक 16 कार्बन वाले पाल्मिटिक एसिड के लिए 7 साइकिल चलते हैं। इन 7 साइकिल से हमें 7 FADH2, 7 NADH और 8 एसिटाइल CoA मिलते हैं। जब इन सब का हिसाब लगाया जाता है तो टोटल 131 ATP बनते हैं। शुरुआत में जो 2 ATP खर्च हुए थे, उन्हें हटाने के बाद भी नेट गेन 129 ATP का होता है। याद है, ग्लूकोज से हमें लगभग 32 ATP मिल रहे थे और यहाँ एक फैटी एसिड से 129। अब आप समझ सकते हैं कि फैट कितना पावरफुल एनर्जी सोर्स है। लेकिन तब क्या होता है जब शरीर में ग्लूकोज बहुत कम हो, जैसे लंबे उपवास के दौरान? तब हमारा लिवर एसिटाइल CoA से कीटोन बॉडीज बनाने लगता है। इस प्रक्रिया को कीटोजेनेसिस कहते हैं। ये कीटोन बॉडीज पानी में घुल जाती हैं और हमारे ब्रेन के लिए एक इमरजेंसी बैकअप फ्यूल का काम करती हैं। जब ग्लूकोज नहीं होता तो ब्रेन इन्हीं कीटोन बॉडी से एनर्जी लेता है। हार्मोन्स की बात करें तो ग्लूकागॉन कीटोन बनाने को बढ़ावा देता है, जबकि इंसुलिन इसे रोकता है। यही कारण है कि अनियंत्रित डायबिटीज में कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बन सकती हैं। बाईं ओर देखिए, कीटोलिसिस। इसका मतलब है कीटोन बॉडीज को तोड़कर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना। हमारे ब्रेन और बाकी टिश्यूज ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लिवर खुद कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब दाईं ओर देखिए, डिजीजेस। अगर कीटोन बनने की रफ्तार उनके इस्तेमाल होने से ज़्यादा हो जाए तो कीटो एसिडोसिस नाम की खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि कीटोन बॉडीज एसिडिक होती हैं। लिपिड से जुड़ी एक और आम बीमारी है हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, जिसमें खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ या थायराइड की समस्या। हमने फ्यूल और एनर्जी स्टोरेज की बात कर ली है। अब चलिए शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवेज को समझते हैं। लिपिड सेक्शन को खत्म करने से पहले एक और कंडीशन समझ लेते हैं, फैटी लिवर। ये वो स्थिति है जब लिवर की कोशिकाओं में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, जिससे लिवर का फंक्शन खराब हो सकता है। अब शुरू करते हैं यूनिट 3, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे शरीर में लगभग 10 से 12 किलो प्रोटीन होता है, जो 20 तरह के अमीनो एसिड से बनता है। इनमें से 10 नॉन एसेंशियल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना सकता है, और 10 एसेंशियल होते हैं जिन्हें हमें खाने से ही लेना पड़ता है। ये अमीनो एसिड सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बनाते, बल्कि कई जरूरी चीजों जैसे मेलानिन और सेरोटोनिन के भी अग्रदूत यानी प्रिकर्सर होते हैं। हमारे शरीर में हर समय लगभग 100 ग्राम फ्री अमीनो एसिड का एक पूल होता है। इस डायग्राम को देखिए, ये एक तरह के बैंक अकाउंट जैसा है। इसमें इनपुट यानी डिपॉजिट कहाँ से आते हैं? हमारे खाने के प्रोटीन से और शरीर के पुराने प्रोटीन्स के टूटने से। और इसका आउटपुट यानी इस्तेमाल कहाँ होता है? नए प्रोटीन्स बनाने में, एनर्जी पैदा करने में, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाने में और दूसरे ज़रूरी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स बनाने में। ये एक बहुत ही डायनामिक पूल है जिसमें लगातार लेन देन चलता रहता है। जब अमीनो एसिड को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहला कदम है ट्रांसैमिनेशन। इसकी परिभाषा है द ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू अ कीटो एसिड। मतलब एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप NH2 को एक कीटो एसिड पर ट्रांसफर करना।
इसके कुछ खास फीचर्स हैं। ये एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है और इसके लिए विटामिन B6 की ज़रूरत होती है। इसमें अमोनिया फ्री नहीं होता। इसका मुख्य काम है अलग अलग अमीनो एसिड से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके ग्लूटामेट नाम के एक कॉमन अमीनो एसिड में जमा करना, ताकि उसे आगे प्रोसेस किया जा सके। ट्रांसएमिनेशन से जो सारा नाइट्रोजन ग्लूटामेट में जमा हुआ था, अब उसे शरीर से बाहर निकालने की तैयारी करनी है। अगला कदम है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसकी परिभाषा है द लिबरेशन ऑफ द अमीनो ग्रुप एज फ्री अमोनिया, मतलब अमीनो ग्रुप को फ्री अमोनिया NH3 के रूप में आज़ाद करना। ये काम मुख्य रूप से ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेस GDH नाम का एक खास एंजाइम करता है। ये जो अमोनिया निकलता है, ये आधे यूरिया साइकिल में जाता है ताकि इसे शरीर से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। अमोनिया को निकालने के कुछ और भी तरीके हैं जिन्हें नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहते हैं, यानी इनमें ऑक्सीडेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये 3 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स के लिए विशेष रास्ते हैं। पहले हैं डीहाइड्रेसिस, जो हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स पर काम करते हैं। दूसरे हैं डीसल्फाइड्रेसिस, जो सल्फर वाले अमीनो एसिड्स पर काम करते हैं। और तीसरा है हिस्टिडेज एंजाइम, जो हिस्टिडीन से अमीनो ग्रुप को हटाता है। इन सब तरीकों से भी सीधे सीधे अमोनिया ही बनता है। और अब हम आते हैं शरीर के एक बहुत ही ज़रूरी डिटॉक्सिफिकेशन प्लांट पर, जो है यूरिया साइकिल, जिसे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। डीएमिनेशन से जो अमोनिया बना वो बहुत जहरीला होता है। यूरिया साइकिल का काम इसी जहरीले अमोनिया को एक गैर जहरीले कंपाउंड यूरिया में बदलना है, जिसे फिर किडनी के जरिए आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया लिवर में होती है। डायग्राम के अनुसार स्टेप 1 में अमोनिया और CO2 से कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है। स्टेप 2 में सिट्रुलिन बनता है और स्टेप 3 में आर्जिनिनोसक्सिनेट। और स्टेप 4 में यही आर्जिनिनोसक्सिनेट टूटकर आर्जिनिन और फ्यूमरेट बनाता है। फिर आर्जिनिन से यूरिया का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और साइकिल फिर से शुरू होने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमने ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और यूरिया साइकिल जैसे कई कॉम्प्लेक्स रास्ते देखे। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये सभी जटिल रास्ते ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और यूरिया साइकिल जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपस में कैसे जुड़ते हैं? ये सब कोई अलग अलग मशीनें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक बहुत ही शानदार और इंटेलिजेंट फैक्ट्री हैं। और ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हमारे अंदर हर पल ये सब कुछ कितनी सटीकता से चल रहा है ताकि हम जिंदा रह सकें।